क्रिटिसाइज करिए, झूठ से दूर जाइए, सच का रास्ता पकड़िए। देखिए, एक आंदोलन से इनकी हालत खराब है, इनकी हालत खराब है। ये नजर नहीं मिला पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, झूठ पर झूठ का प्रोपेगेंडा, और दिनों दिन ये नीचे जा रहा है। तो संस्कृत एक तो डेड लैंग्वेज है, उसको एक जाति विशेष पढ़ती है, उसके लोगों को नौकरी मिलेगी और आपके बच्चे बेरोजगार होंगे। बेरोजगार होंगे तभी तो अंधभक्त होंगे। भारत की पार्लियामेंट में एक बड़े नेता ने कहा, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर किसी एक भगवान का लेते तो आपको मुक्ति मिल जाती। मैं आपको बता दूं कि किसी भी भगवान से सबसे पहले हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। भारत की आजादी के दौरान एक ऐसा चिंतक जिसने मानवतावाद को सबसे ज्यादा महत्व दिया, उन्हीं को और भारत के संविधान को ही, वही हमारा रास्ता है, उसी को लेकर हमें चलना। तो इसीलिए मैं आपको यह अभिवादन करता हूं, जय भीम। और एक महत्वपूर्ण बात के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। अभी का चेकोस्लोवाकिया, जो अभी एक देश है चेकोस्लोवाकिया, वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ तो वो रूस के कब्जे में था, कोल्ड वॉर चल रहा था। वहां एक बहुत बड़े चिंतक थे, बेसिकली वो साहित्यकार थे। उन्होंने एक निबंध लिखा और वो निबंध था द पावर ऑफ द पावरलेस, मतलब कमजोरों की शक्ति। और ध्यान से सुनिएगा, वो एक आम आदमी थे, वो साहित्य लिखा करते थे, मतलब साहित्यकार थे, नाटक लिखा करते थे बेसिकली। बाद में वो चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने, एक सामान्य आदमी इसलिए बने, उन्होंने उस लेख में साफ साफ कहा था। और आपको याद होगा, आपने अगर 6 महीने पहले भाषण सुना होगा कनाडा के एक बड़े नेता का, जब ट्रंप ने कनाडा के ऊपर कई तरह के हमले किए। एक तरह का वो साम्राज्यवादी था, जब अमेरिका दबोच लेना चाहता था कनाडा को, तो उन्होंने उसका विरोध किया और एक जोरदार भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने चेकोस्लोवाकिया के एक ठेले वाले का जिक्र किया। ठेला वाला सब्जी बेचा करता था, फल बेचा करता था, और उसने अपने ठेले पर लगा रखा था, दुनिया के मजदूरों एक हो। याद रखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस के कब्जे में था चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और ये सारे देश। और ये उतना ही खोखला भाषण था या नारा था जितना झूठे मैंने तमाम रूस की स्टालिन को बहुत सारे लोग हीरो के तौर पे लेते हैं, मैं भी हीरो और विलन दोनों के तौर पे लेता हूं। तो कब्जे में था चेकोस्लोवाकिया और कम्युनिज्म वहां लोगों का उत्पीड़न कर रहा था, यह सच था। और उस दमन में वो ठेले वाला अपने उस पर रोज लगाता था इसको, जबकि वो इस बात में विश्वास नहीं करता था। हावेल ने साफ साफ अपने लेख में लिखा कि जो सत्ता होती है वो लोगों को झूठ की आदती बना देती है, और सत्ता अपनी सारी शक्ति इसी झूठ से पाती है। और उसका काउंटर बस एक ही चीज है, और वह है सच कहना। कमजोर से कमजोर आदमी जब सच बोलने लगता है तो झूठी सत्ता बेमानी हो जाती है और कमजोर हो जाती है, और वो उसका अंत होना शुरू हो जाता है। तो वाक्लाव हावेल बाद में चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने। अभी भारत की जो स्थिति है मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, इसको याद रखिएगा कि भारत में 2014 में 1% लोगों के पास 22% धन था, और वो धन बढ़ के 40% हो गया। और इसको जाके आप दूसरों को कहिएगा, 22% धन 40% हो गया। इस देश के 10% लोगों के पास 58% धन है, 10% लोगों के पास 58% है। नीचे के 50% लोगों के पास केवल 15% है। आपकी गरीबी, मैं भी एक सामान्य आदमी हूं, हमारी गरीबी का सारा जो कारण है वो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है उसमें है। मैं किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देता हूं, लेकिन जब सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं होता है, तो नुकसान समाज के सबसे कमजोर और गरीब आदमी का होता है। हम सभी गरीब हैं। 2014 में जो भारत की आर्थिक स्थिति थी, अभी 2026 में बहुत ही बुरी हालत में है। और इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल, मैं बिना आंकड़ों की बात नहीं करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल, जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है पेरिस में है, वो नागपुर में नहीं है, पेरिस में है। और वो साफ साफ 4-5 लोगों के रिसर्च पेपर हैं, सोमांची हैं, पिकेटी हैं, नवनीत कुमार हैं, और एक और लुकास चांसल हैं। 4 लोगों की रिपोर्ट है, और उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि 2014 से लेके 2014 में ओबीसी का जो भारत का धन है उसमें 20% हिस्सेदारी थी, घट के 9% हो गई। एससी शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी वो 1.9 थी, थोड़ी सी बढ़ी है, 2.3% है। आदिवासियों का कोई सटीक डेटा नहीं है, माइनॉरिटीज का, ये चारों वर्गों का मिला के भारत के धन में
केवल 13% हिस्सेदारी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट जो 2023 में आई वो कहती है। इसको मैं बार बार कहता हूं, याद रखिएगा, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कहीं है नहीं। भारत के 1% लोगों के पास 40% धन है, 2024 में 22% था। 10% लोगों के पास 58% धन है। क्या होना चाहिए? ये किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की गैर बराबरी होनी चाहिए? कोई सिस्टम है? आप समझते हो कि मैं गरीब हूं, आप गरीब नहीं है। आप इसलिए गरीब हैं क्योंकि आप उसी झूठ में बह रहे हैं जो वाक्लाव हावेल कहता था। हावेल इसीलिए इस बात को कहता था कि आप जिस दिन केवल सच बोलिए, आप बहुत आंदोलन मत करिए, आप बस ये बताइए कि आप भी अगर पाखंडी उसको भी बोलिए। मैं ये कहता हूं ना कि ये जो बातें होती है ना ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज की, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने संवेदनशील है माइनॉरिटीज को लेकर। अपने ड्राइंग रूम में हम क्या सोचते हैं? मंचों से बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कितनी इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, नहीं होंगी? पटेल, कुशवाहा, यादव में तो होती नहीं है, जाटों में होती नहीं, गुजरों में होती नहीं है। आप एससी एसटी से कब करोगे? आप सोचो कि इसी देश में अछूत होना एक समस्या थी, छुआछूत एक प्रॉब्लम थी, लेकिन इस तरह की चीजें कब आगे बढ़ेंगी? हमारे एक दोस्त हैं जो यहीं खड़े हैं, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल मैरिजेस करिए आप। वो कहते हैं कि भारत में एक आदमी को दिल्ली में जैसे शहर में घर खरीदने के लिए 30 साल लग जाते हैं। अमेरिका में आप अपनी 3 साल की कमाई से घर खरीद सकते हैं। घर नहीं है, आप रोड पर बाइक से चलते हुए जैसे एक छोटे से जीव की तरह मर जाते हैं। यही आपकी हैसियत है। अपनी हैसियत बढ़ाइए साथियों, और वो हैसियत ऐसे बढ़ेगी जब आप मिलकर लड़ेंगे। इंसान की तरह सोचिए, इंसान की तरह सोचिए। मैं आपको बताता चलूं कि इस देश का सबसे गंभीर संकट जो है वो महंगाई है, बेरोजगारी है। आपने यूनिवर्सिटीज को क्या किया? बगल में अशोका यूनिवर्सिटी खोल दिया है, 24 लाख रुपए में ग्रेजुएशन हो रहा है, डीयू में 24,000 में हो रहा है। 24,000 में क्यों होना चाहिए? वो 4,000 होना चाहिए। और याद रखिएगा कि 90,000, 96,000 स्कूल बंद कर दिए गए। यूपी में अकेले 30,000, 27,000 बंद कर दिए गए। स्कूल खुलने चाहिए। हमारी आबादी है 150 करोड़ और हम जो है केवल 1200 यूनिवर्सिटीज हैं, 800 700 सरकारी हैं, 500 प्राइवेट हैं। आप पढ़ा लोगे अपने बच्चे को अशोका यूनिवर्सिटी में? नहीं पढ़ा सकते हो। आप ध्यान रखिए इस बात को कि ये सब आपकी चिकित्सा, आप चले जाओगे अपोलो में, क्यों है ये हॉस्पिटल्स? होने क्यों चाहिए ऐसे हॉस्पिटल्स? आम आदमी पार्टी, भले मैं उसकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता हूं, कम से कम उसने कुछ उसकी बहुत पॉलिटिक्स को मैं सब्सक्राइब नहीं करता हूं, लेकिन उसने कुछ स्ट्रक्चरल सुधार किए थे। आपने क्या किया? आप चुनावों को ट्रांसपेरेंट नहीं रहने दिया। आपने उनको लूट लिया। बंगाल का चुनाव आपकी आंखों के सामने, उसका उदाहरण देखिए। इनके ट्रांसप्लांटेड लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, एक एक जीत के आ रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए सीधा सा मसला है आपकी हिस्सेदारी का। आप देखिए ना कि स्कूलों में कुरिकुलम को कैसे चेंज किया जा रहा है। हमारे बच्चे, भारत दुनिया का सबसे युवाओं वाला देश है, हमारे बच्चे कांवड़ हो रहे हैं 20 साल की उम्र में। ठीक है, धर्म जरूरी है, धर्म का मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज है। जर्मनी में लोग बूढ़े हो रहे हैं, आप जर्मन सीखिए। आप जाइए जर्मनी, आपको नर्स की तमाम नौकरियां पड़ी हुई हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल नौकरियां हैं। लेकिन क्या किया जा रहा है? जर्मन स्कूलों में से हटा दिया गया। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जर्मन पढ़ाया जाता था, उसकी जगह पे संस्कृत लाया गया। क्यों? संस्कृत एक तो डेड लैंग्वेज है, उसको एक जाति विशेष पढ़ती है, उसके लोगों को नौकरी मिलेगी और आपके बच्चे बेरोजगार होंगे। बेरोजगार होंगे तभी तो अंधभक्त होंगे। अगर पढ़ गए तो सवाल पूछेंगे, अंधभक्त होंगे तो आपके पीछे चलेंगे, कहेंगे, नारा लगाएंगे। आप देखिए ये जो इंटरकास्ट जो ईर्ष्या है, इंटरकास्ट जो राइवलरी, उसको खत्म करिए। खत्म कैसे होगी? शादियों से खत्म होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि सीधे हिंदू मुसलमान शादियां करिए। आप एससी ओबीसी कर सकते हैं, वो भी मत करिए। ओबीसी के बीच में करिए, एससी के एससी के बीच में करिए, क्योंकि यही वो फॉल्ट लाइन है, यही वो समस्या है जिनका ये फायदा उठाकर आपको बांट रहे हैं। आप जाते हैं तो जाटों में बदल जाते हैं, मैं यादव में बदल जाता हूं, कोई बिंद में बदल जाता है, कोई राजभर में बदल जाता है, और सभी 12 साल से दुर्दशा झेल रहे हैं। एक झूठ की सरकार है, झूठ का गुब्बारा युवाओं ने फोड़ दिया है। लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि सच को हर एक आदमी तक पहुंचाइए। याद रखिए, आपको लगता होगा कि सच बड़ा कमजोर है। गांधी ने उसी सच के एक्सपेरिमेंट, उनकी ऑटोबायोग्राफी की टाइटल है माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ, उसी सच का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक महात्मा बन गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप महात्मा बनिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको तो कहिए कि जर्मन पढ़ने से बच्चे का फ्यूचर बनेगा या संस्कृत पढ़ने से बनेगा। संस्कृत डेड लैंग्वेज है, क्यों पढ़े कोई? भारत में 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती थी, बहुत सारी डेड हो गई हैं, बहुत सारी डेड हो गई। मैं नहीं कहता हूं संस्कृत को आप बचाइए, लेकिन जिनसे रोजगार बने बच्चों का उस तरह का करिकुलम बनाइए। स्कूलों का हाल देखिए, बेरोजगारी देखिए, स्कूल और कॉलेजेस। आपने डीयू में, मालूम है, ओबीसी के लोग बैठे होंगे यहाँ पे, एससी के भी लोग हैं। मैं आपको बताता चलूं कि
पूरी दुनिया में भी यही हाल है। पूरी दुनिया में जो 65% दुनिया का धन है वो 60,000 लोगों के पास है। और सोचिए एक भारत का भी उसमें बिलियनर है, वो है, आप जानते हैं, राष्ट्रीय व्यापारी बन चुका है। हर चीज उसी को मिलता है, साइलो उसी का है, पोर्ट उसी का है, एयरपोर्ट उसी का है, रेलवे उसी की है, जो हर कुछ पैसा कमा सकता है वो उसका। ऐसे में छोटे छोटे उद्योगपतियों का क्या होगा? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि आपकी जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कमजोर हो रहे हैं। सारा आपने ग्लोबल मार्केट खोल दिया है, इकोनॉमी की तो तास नस हो गई है। हम अमेरिका से बहुत सारी चीजें जो कंज्यूम करते हैं मंगाएंगे, जबकि अमेरिका से बड़ा व्यापार था हमारा। और हमने देखा कि ट्रंप ने कैसे टैरिफ लगाया, टैरिफ किन शर्तों पर उनको टैरिफ्स को मैनिपुलेट किया गया, ये भी हमने देखा। तो भारत इकोनॉमी के मामले में बहुत ही कमजोर हो चुका है। 2014 में जिस स्थिति में था उसमें लौटने में 2500 साल लगेंगे। ये बहुत बड़ी बुरी खबर है आपके लिए, मेरे लिए, लेकिन इसको ध्यान से रखिए याद कि अगर भारत को बेहतर बनाना है तो SC ST OBC के लोगों को सामने से आके लीड करना होगा। और हर तरह से OBC के लोगों को हॉस्टल नहीं है भारत में, 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, JNU को छोड़ के एक भी यूनिवर्सिटी में OBC के बच्चे को हॉस्टल नहीं। सभी मुझे फोन करते हैं, कभी सूरज मंडल जी को फोन करते हैं, रतनलाल जी को फोन करते हैं कि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बगल में उनको पेइंग गेस्ट का घर दिला दीजिए। घर भी उस एरिया में आप सर्वे कर लीजिए, 99% किन जातियों के लोगों का है। कौन पैसा कमा रहा है? क्या एक बच्चा 30,000 रुपया खर्च करके पढ़ना चाहिए इस गरीब देश में? पढ़ पाएगा वो? कितने लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? क्या वो कुरिकुलम है? आपने देखिए NEP ला के बहुत सारी चीजों को कमजोर कर दिया गया है। आप देखिए कि विश्वविद्यालयों में एक विचारधारा से रंगे लोगों को डाला जा रहा है, और वो विचारधारा क्या है? हिंदुत्व की, हिंदू सुपीरियरिटी की। मैं कहता हूं कि मैं यादव हूं और मैं यादव सुपीरियरिटी की बात करूं, ये अपने आप में बहुत गलत है। ये गलत है। और कोई भी जाति ना तो श्रेष्ठ है ना कोई धर्म श्रेष्ठ है। यही नानक कह गए, यही रैदास कह गए, यही कबीर कह गए। कबीर ने कहा कि तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। नानक ने कहा सरबत द भला, सबका भला, सरबत द भला। रैदास ने कहा कि जाति जाति में जात है, जो केलन के पास रैदास मानुष न जुड़ सके, जब तक जात न जात। यही नहीं, पूरी दुनिया के चिंतकों ने, चाहे वो अब्राहम लिंकन थे, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग थे, सभी ने तो यही कहा। सिविल राइट्स का मूवमेंट किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, और पूरे अमेरिका के ब्लैक्स को, जिनको खरीदा और बेचा जाता था, जैसे हम गाय और भैंस बेचते हैं ना, वैसे खरीदा और बेचा जाता था। उन्हीं ब्लैक्स में से ऐसे ऐसे लोग निकले। ऐसे डेंजल वॉशिंगटन की फिल्में देखिए आप, ठीक, थरगुड मार्शल जज थे, पहले अश्वेत जज थे। आप ऐसे ऐसे लोगों, रोजा पार्क्स का संघर्ष पढ़िए आप। ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में मानवता की स्थापना की। वो वही काले लोग थे जिनको काले कहा जाता था। वही लोग एक बड़े बड़े वैज्ञानिक बने। उन्होंने अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा खेलों में मेडल जीता, अमेरिका को महान बनाया। भारत महान तब बनेगा जब SC ST माइनॉरिटी और OBC के लोगों को जो सम्मान डिजर्व करते हैं वो मिलेगा। और याद रखिए कि आप गरीब इसलिए नहीं है कि आपके पास संसाधन नहीं है, आप एकजुट होकर अपने संसाधनों के लिए कभी लड़ नहीं पाए। और याद रखिए कि वो संसाधन के लिए, उन संसाधनों के लिए आपको बार बार इस तरह के मौकों पर लोगों को भी सुनना, अपनी बातें भी रखनी है, और बार बार आपको चोट करनी है। तथागत बुद्ध ने भी यही कहा था, अप दीपो भव, और उन्होंने भी यही कहा कि अपने संघर्ष से, मतलब उन्होंने ये कहा, करुणा, मैत्री और दया की बात की थी उन्होंने। करुणा है इन लोगों में जिनके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, 10% लोगों के पास। वो कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। कोई भी श्रेष्ठ हो सकता है, हम भी उसी हाड़ मास के बने हुए लोग हैं। इसलिए वाक्लाव हावेल, जो चेकोस्लोवाकिया के एक ऐसे व्यक्ति थे जो सामान्य आदमी थे, अपने सच की वजह से उन्होंने उस कम्युनिस्ट शासन को खत्म किया। पोलैंड और तमाम देश आजाद हुए। हमने देखा है रूस का एक कब्जा था बड़े इलाके पर, और वो उस दमन से उन्होंने मुक्ति दिलाई। उन्होंने कहा कि द पावर, एक्चुअली द पावर ऑफ द पावरलेस इज द ट्रूथ। और झूठ जो है तानाशाहों की शक्ति है। झूठ को आप डिसमेंटल करिए, झूठ को आप क्रिटिसाइज करिए, झूठ से दूर जाइए, सच का रास्ता पकड़िए। देखिए एक आंदोलन से इनकी हालत खराब है, इनकी हालत खराब है। ये नजर नहीं मिला पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, झूठ पर झूठ का प्रोपेगेंडा, और दिनों दिन ये नीचे जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा, महंगाई बेरोजगारी से आजादी चाहिए, हमको जातिवाद से आजादी चाहिए, हमको मानवतावाद की स्थापना चाहिए, और हमको हर तरह की विकृति से आजादी चाहिए। हम किसी से न श्रेष्ठ हैं, हम समता में रहना चाहते हैं, जो बाबा साहब का एक विचार था, जो मानवतावाद की स्थापना चाहता था, जो हर मानव को
और हर व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, बराबरी की नजरों से देखता था। ऐसा ही भारत हमारे सपनों का भारत हो सकता है। ऐसे ही भारत से भारत श्रेष्ठ हो सकता है और दुनिया के दूसरे देशों को पीछे छोड़ सकता है। एक और बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि 1980 और 90 तक चीन और भारत एक साथ थे, एक ही जैसे इकोनॉमी थे। आज चीन 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हालांकि मैं चीन की पॉलिटिकल बहुत सारी चीजों को नहीं मानता हूं, उसमें समस्याएं हैं, लेकिन वो 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। भारत 4-4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जानते हैं इसलिए क्योंकि मंडल कमीशन आया और उसका सपोर्ट करने की जगह पर लोगों ने विरोध किया, और उसी का कारण है कि वो युवा जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते, आज वो उसी मंडल की अभी मांगों को पूरी करने की मांग कर रहे हैं। और हालत यह है कि भारत दुर्दशाग्रस्त है। तो इसीलिए साथियों, चीन को डेंग जियाओपिंग ने बदला, भारत अभी भी ऐसे नेता का इंतजार कर रहा है, और वो नेता निकलेगा SC ST और OBC समाज से। धन्यवाद।